नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स की बात करने वाले हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये अर्बन वर्कर्स शहरी कामगारों के संबंध में है। खासकर इस आर्टिकल में महिलाओं के ऊपर फोकस दिया गया है कि कैसे महिलाओं को भी मोबिलाइज करके इस वर्कफोर्स में हम शामिल कर सकते हैं। कोविड जैसी स्थिति में हमें पता चला कि अर्बन वर्कर्स जो है उनकी स्थिति कितनी खराब है। सब एक दिन में उनके पास में उनकी नौकरी चली गई, उनकी दिहाड़ी चली गई, उनका जीवन यापन के लिए काफ़ी दिक्कतें उन्हें फेस करने को मिली। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इस और भी ध्यान देकर चले। उसके बाद में जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है ये इंडिया के यूथ के स्किल डेवलपमेंट के संबंध में है। भारत सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए गए हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया है, एक मिनिस्टर भी है उसके बावजूद भी हमें इतनी सफलता मिलती हुई नहीं दिखती है। तो कहाँ पर कमियाँ रह गई है और क्या कदम है जो हम उठा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अंत में जैसे कि आपको पता है न्यूज़ इन फ्लैश होता है हमारा, जिसमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉट ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो की ये और कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। आज का एमसीक्यू ये है कि ऐसी कृषि पद्धति जिसमें एक बार में एक ही फसल उगाई जाती है या प्लांट उगाए जाते हैं या एक ही लाइव स्टॉक पाला जाता है एक पर्टिकुलर फील्ड में या फार्मिंग सिस्टम में, इस प्रकार की एग्रीकल्चर कृषि पद्धति को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है मोनोकल्चर, ऑप्शन बी है मल्टीपल फार्मिंग, ऑप्शन सी है पॉलीकल्चर फार्मिंग, ऑप्शन डी है कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो ये है कि भारत में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुशल विकास की ओर काफ़ी ज़्यादा काम किए गए हैं। उसके बावजूद भी आज का अगर हम मैन पावर देखते हैं तो उनमें स्किल की कमी दिखती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। तो इस और हम और कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, इन्हीं को लेकर एक विस्तृत चर्चा करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला आर्टिकल जो है अर्बन एम्प्लॉयमेंट के संबंध में उसकी बात करते हैं। तो यह समाचार में कैसे आया। कोविड-19 के दौर में हमने देखा कि कैसे अर्बन जो पुअर है, जो अर्बन दिहाड़ी मजदूर होते हैं, शहरी दिहाड़ी मजदूर है, उन्हें कोविड में आते से शुरुआती दिनों में ही काफ़ी दिक्कतों का सामना करने को मिल गया। उन्हें खाने की समस्या, 2 वक्त की रोटी भी उनको अरेंज करना, इंतज़ाम करना काफ़ी मुश्किल उनके लिए हो गया। तो इसके साथ में बात आती है कि देयर इज़ ए नीड फॉर बेटर सोशल प्रोटेक्शन इन अर्बन एरिया, कि यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है इन अर्बन एरियाज में। तो यूनिवर्सल पीडीएस या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सपोर्ट जैसे कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो पीडीएस तो हमारे देश में है, लेकिन यूनिवर्सल पीडीएस जैसा सिस्टम लाया जा सकता है या हम एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सपोर्ट सिस्टम इन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके साथ में राइटर ने अपना एक मॉडल यहाँ पे प्रपोज करा है, ड्यूट मॉडल, जिसे डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में भी हम समझ सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर, इस पर्टिकुलर कार्यक्रम के अंदर क्या होगा, तो गवर्नमेंट विल इशू जॉब स्टैम्प्स फॉर 1 डे ऑफ वर्क एट मिनिमम वेज। तो गवर्नमेंट जो है वो जॉब स्टैम्प्स जारी करेगा 1 डे ऑफ वर्क के लिए एक पर्टिकुलर मिनिमम वेज पे, एक पर्टिकुलर मिनिमम दिहाड़ी पर। तो ये जो स्टैम्प्स है ये बांट दिए जाएंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को। अब पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है वो इन स्टैम्प्स के माध्यम से लेबर जो है उनको अपने यहाँ पे एम्प्लॉयड कर सकते हैं। और जॉब्स और जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जैसे रिनोवेशन का कार्य चल रहा है या और दूसरी गतिविधियाँ है, तो वहाँ पर इनको एम्प्लॉयमेंट दिहाड़ी मजदूरों को मिल सकता है और उसके बदले इन्हें स्टैम्प्स मिलेगा। अब ये स्टैम्प जब भी सरकार के पास हो या किसी एक पर्टिकुलर उनकी जो प्लेसमेंट एजेंसी होंगी वहाँ सबमिट करेंगे, तो डायरेक्टली जो उनके मिनिमम वेजेस है
वो उनके अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की एक डायरेक्ट दखल अंदाजी है, जिससे ये पता चलेगा कि मिनिमम वेजेस जो है वो वर्कर्स को मिलना चाहिए। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि शहर टू शहर जो मिनिमम वेजेस है वो चेंज होते हैं, सेक्टर वाइज मिनिमम वेजेस चेंज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा विषमताएं, डिफरेंसेस देखने को हमको मिलते हैं। तो यहाँ से एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सपोर्ट एक प्रोग्राम चलाया जा सकता है इस पर्टिकुलर एक मॉडल के द्वारा। तो यहाँ पर इस डियोट मॉडल जो है इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो ये है एक्टिवेट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ पोटेंशियल वर्कर्स। मैनी स्टेट्स हैव क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ डिसमल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रीमाइसेस। तो यहाँ पर आपके पास में एक पोटेंशियल वर्कफोर्स हमेशा आपके पास में तैयार रहेगा। कई बार ऐसा होता है हमें ये अलग अलग जगह पे जो एम्प्लॉयर रहता है उसे जाके लाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ठेकेदार सुनते हैं हम या जो दलाल सुनते हैं हम, इनकी ये लोग सप्लाई करते हैं मजदूरों को। लेकिन यहाँ पर इस प्रोग्राम, इस मॉडल के माध्यम से वर्कर खुद ही अप्रोच कर सकते हैं और प्लेसमेंट एजेंसी के पास में लिस्टेड लिस्ट होंगी, इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली उन्हें कांटेक्ट करेगा और वहाँ से उन्हें जो वर्कर्स चाहिए वो उन्हें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर प्लेसमेंट जो एक एजेंसी रहेंगी ये एक ब्रिज जैसा काम करेगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ख़राब हालत में रहती है, वहाँ की बिल्डिंगों की मरम्मत या दूसरी चीज़ें जो है वो इतनी अच्छी पुख्ता हालत में देखने को नहीं मिलती है। तो इससे हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही रहेगा अगर उनको सही टाइम पे ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएंगे। उसके साथ में अवॉइड द नीड ऑफ स्पेशल स्टाफ। तो स्पेशल स्टाफ जो होता है उसकी आवश्यकता कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लू कॉलर जॉब के लिए भी कई इंस्टीट्यूशंस में अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। अब वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में भी इस प्लेसमेंट एजेंसी का सहारा लेकर आराम से आपको वर्कर्स मिल सकते हैं। उससे जो इंस्टीट्यूशन है उनके स्पेशल स्टाफ का खर्चा जो है वो कम हो सकता है। उसके साथ में फैसिलिटेट प्रोडक्टिव वर्क अमंग अदर्स। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव वर्क जो है इसकी जो हमारी उत्पादकता है इसकी भी बढ़ने की बहुत अच्छी एक आशंका हो जाती है, एक एडवांटेज हो सकता है। उसके साथ में मिनिमम वेजेस एंड वर्कर्स बेनिफिट। तो एक न्यूनतम जो आय होती रहेगी, एक न्यूनतम जो दिहाड़ी है वो निश्चित हो जाएंगी, जिसमें डायरेक्टली जो प्लेसमेंट एजेंसी रहेंगी सरकार का उसकी दखल अंदाजी रहेंगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शोषण की जो एक बात होती है हमेशा वर्कर्स के साथ में, दिहाड़ी मजदूरों के साथ में, वो देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ में वर्कर्स के जो दूसरे बेनिफिट रहते हैं उनका भी फायदा इन्हें वर्कर्स को मिल सकता है। उसके साथ में हेल्प इम्पार्ट ट्रेनिंग कंपोनेंट इन द स्कीम। तो यहाँ से आप ट्रेनिंग के लिए भी आप उनमें स्किल भी उनमें बढ़ा सकते हैं, स्किल भी उनमें इनकलकेट करवा सकते हैं। तो ये भी हमारा जो वर्कर्स रहेगा वो आज अनस्किल्ड से स्किल्ड वर्कर्स में उसे चेंज होने में मदद मिलेगी, जिससे उसकी जो काम की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे वुमेन का क्या रोल आता है इस पर्टिकुलर मॉडल में। तो राइटर ने सजेस्ट किया है कि यहाँ पर हम कोटा बेस्ड ना दें, हम यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रायोरिटी दे वुमेन को, कि जब तक वुमेन है आप वुमेन को ही ये और ये जो जॉब्स है आप दे, ये जो वर्क जो ब्लू कॉलर जॉब्स रहेगा या जो डेली वेजेस का वर्क रहेगा ये आप महिलाओं को दे। अगर महिलाएं अवेलेबल नहीं है उसकी कंडीशन में ये पुरुषों को जाए। अदरवाइज अल्टीमेटली यहाँ पे जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए, एब्सोल्यूट प्रायोरिटी जो रहनी चाहिए वो महिलाओं की भी हो। उसके साथ में फैसिलिटेट वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन पार्ट टाइम बेसिस। तो यहाँ पे पार्ट टाइम बेसिस में वुमेन की जो सर्विसेज है वो कहीं ना कहीं मिलेगी, क्योंकि ये देखने को मिल सकता है कि घर संभालने की जो जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं की रहती है। इसके लिए वो अपना कंप्लीट डे नहीं दे सकती, लेकिन दिन का अगर वो 4 घंटे या 5 घंटे हाफ डे बेसिस पे अगर वो कंट्रीब्यूशन कर सके तो ये भी महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ होगी। उसके साथ में बेनिफिट क्या हो सकता है प्रायोरिटाइजिंग वुमेन का, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले रीइंफोर्स सेल्फ टारगेटिंग फीचर ऑफ डियोट। वुमेन इन वेल ऑफ हाउस होल्ड्स आर अनलाइकली टू गो फॉर कैजुअल वर्क। तो ये कैजुअल लेबर वर्क जो होता है उसके लिए बहुत कम महिलाएं जा पाती है। तो यहाँ पर जो ये प्रोग्राम है ये उन्हें मदद करेगा कि वो रिसॉल्व बढ़ सकती है। उसके साथ में एनएसएसओ का डेटा अगर हम देखें तो 15 से 59 ईयर के बीच की जो महिलाएं हैं उनमें से केवल 20% अर्बन वुमेन महिलाएं है जो एम्प्लॉयमेंट और रिलेटेड एक्टिविटीज़ में है।
लेकिन अगर ये प्रोग्राम आता है तो ये जो इतना कम नंबर है, करीब 20% के ही करीब ये नंबर है, ये भी बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ में वुमेन में बी मोर रिलक्टेंट देन मैन टू पार्टिसिपेट इन अ स्कैम। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से पुरुष किसी स्कैम में, किसी घोटालेबाजी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वुमेन का ऐसा टेंडेंसी होता है कि वो इन सारी चीज़ों से दूर रहती है। उनका मेन फोकस रहता है वर्क के बाद में वो सीधे अपने हाउस होल्ड वर्क में उनका फिर दूसरा टास्क बन जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी कम टाइम मिलता है अदर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने का, इसलिए बहुत कम चांसेस राइटर बताते हैं कि वो किसी भी प्रकार के स्कैम में पार्टिसिपेट करें। तो चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है भारतीय यूथ और स्किल डेवलपमेंट के बारे में। तो भारत जो है आज एक ऐसा देश है जहां पे दुनिया की सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। तो पेंडेमिक के इस दौर में हमें ये देखने को मिला कि 320 मिलियन लर्नर्स जो है वो अफेक्ट हुए और करीब 5 मिलियन जो यूथ थे उन्होंने अपनी नौकरियों से हाथ धो दी, उनकी नौकरी किसी ना किसी प्रकार से छूट गई। तो यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उसका महत्व बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि एक तो आपकी लर्निंग अफेक्ट हुई और बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई। तो यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस कैसे आता है वो देखते हैं। तो एविडेंस शोज, ये सबूत ये बताते हैं कि मैनी पीपल डेवलप 21st सेंचुरी स्किल्स ऑन द जॉब और फ्रॉम कोर्सेज दैट फोकस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। तो 21वीं सदी की जो भी जॉब्स है, यहाँ पे आपकी जो जॉब्स की स्किल है वो या तो आप ऑन द जॉब सीखते हैं, या तो आप आपकी जो शिक्षा है, जो डिग्री है, उसके अलग से हट के जो कोर्सेज होते हैं वहाँ से सीखते हैं। तो इसीलिए वोकेशनल ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैन बी यूज टू गेन स्पेसिफिक स्किल सेट ऑफ नॉलेज। तो ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है हमको मदद करती है स्पेसिफिक स्किल सेट्स और नॉलेज डेवलप करने के लिए। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग TVET जैसे कुछ कार्यक्रम हैं वो हमें मदद करते हैं यहाँ पे। इनिशिएट्स, तो यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2009 में लाई गई। करीब 11 साल पहले ही हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी आ गई है, लेकिन धरातल पे अभी भी ये इतनी इफेक्टिव हमें नहीं दिखती है। उसके साथ में स्किल इंडिया मिशन, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का जैसे ही ये पावर में आया, इनका स्किल डेवलपमेंट मिशन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया था, लेकिन वो भी अपने आप में इतना सफल होते हुए नहीं दिखा। उसके अलावा अभी जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उसमें भी वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट माना गया है, और ये बताया गया है कि 2025 तक, मतलब अगले 5 सालों में हम 50% जो लर्नर्स हैं उनमें वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, उनको वोकेशनल स्किल्स देंगे। तो देखते ही ये अपने आप में कितना पूर्ण हो पाता है, क्योंकि जैसे हमने स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी देखी या स्किल इंडिया मिशन देखा, वो तो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। तो यूनेस्को की रिपोर्ट है भारत के बारे में, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020। उस रिपोर्ट में क्या बात कही गई है, तो उसमें बताया गया है कि फोकसेस ऑन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इन्होंने भी वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग पे फोकस दिया है। उसके साथ में इंश्योर पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेड। तो पॉलिसीज तो आ जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, उसे लागू करना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अलावा नीड फॉर एक्सपांडिंग एविडेंस बेस्ड रिसर्च, तो यहाँ पे ज़रूरत है कि हम एविडेंस बेस्ड रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करें। उसके साथ में TVET प्लानिंग एंड डिलीवरी इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग एविडेंस बिहाइंड द वैल्यू ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो यहाँ पे TVET प्लानिंग और कैसे डिलीवरी सिस्टम हमारा रहेगा वोकेशनल एजुकेशन में, उसमें वैल्यू कितनी हम जनरेट कर सकते हैं, इस और भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जब भी हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें इन सारे बिंदुओं को भी साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम आते हैं न्यूज़ इन फ्लैश में आज के महत्वपूर्ण समाचारों पे। तो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज के विनर अनाउंस कर दिए गए हैं। तो ये राजकमल झा ने ये प्राइज जीता है। उनका जो कार्य है द सिटी एंड द सी के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर द सिटी एंड द सी है, ये 2012 की जो निर्भया रेप एंड मर्डर केस है उस पर बेस्ड है। उसके लिए उन्हें राजकमल झा को ये प्राइज मिला है।
2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड भी अनाउंस किया गया है और ये भारत को मिला है। तो इन्वेस्ट इंडिया हैज़ वॉन द अवार्ड। तो इन्वेस्ट इंडिया जो कार्यक्रम चलाया गया है उसे ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई गई है फॉर प्रमोशन एजेंसीज उसके लिए हमें इन्वेस्ट इंडिया को ये प्राइज़ मिला है। उसके साथ में जो तीसरी खबर है ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो WHO फाउंडेशन के लिए अपॉइंट किए गए हैं। भारतीय मूल के हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी जी को इसके लिए चुना गया है और अब ये CEO होंगे WHO फाउंडेशन के। उसके साथ में अंत में आज का जो हमारा न्यूज़ है वो यह है कि इको फ्रेंडली ब्रिज तैयार किया गया है रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन नैनीताल में। नैनीताल उत्तराखंड का एक जगह है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इको ब्रिज फॉर रेप्टाइल्स एंड स्मॉल मैमल्स। तो रेप्टाइल्स और स्मॉल मैमल्स जो है उनके लिए ये ब्रिज, इको फ्रेंडली ब्रिज तैयार करा गया है। तो ये वाइल्ड लाइफ जो कनेक्टिविटी है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देगा और ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ने में मदद करेगा। हमारे फॉरेस्ट के लिए भी ये एक बहुत अच्छा कदम है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल मेंशन है, वहाँ से आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।